नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, डिजिटल इंडिया ने सरकार को आम लोगों तक पहुंचाया। कहा, भारत चौथी औद्योगिक क्रांति में विश्व का मार्गदर्शन कर रहा है। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए नामांकन अधिसूचना आज जारी होगी। महाराष्ट्र में अमरावती अदालत ने उमेश कोल्हे हत्याकांड मामले में 7 आरोपियों को एनआईए की हिरासत में भेजा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने दिसंबर 2021 और जून 2022 के लिए एकीकृत यूजीसी नेट 2022 परीक्षा कार्यक्रम जारी किया। होटल और रेस्तरां खाने के बिल पर सर्विस चार्ज नहीं ले सकेंगे। मौसम विभाग ने मध्य भारत और पश्चिमी तटवर्ती क्षेत्रों में भारी वर्षा की चेतावनी दी। शिकागो में अमेरिका के स्वतंत्रता दिवस परेड के दौरान गोलीबारी में 6 लोगों की मौत और 24 घायल। भारतीय महिला मुक्केबाज अल्फिया पठान और गीतिका ने कजाकिस्तान के नूर सुल्तान में एलोर्डा कप में स्वर्ण पदक जीता। सानिया मिर्जा और क्रोएशिया के माते पाविच की जोड़ी विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट के मिक्स डबल्स के सेमीफाइनल में पहुंची और भारत ने महिला एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला के दूसरे मैच में श्रीलंका को 10 विकेट से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला में 2-0 की बढ़त बनाई। समाचार प्रभात में मनोज के साथ मैं चंद्रिका जोशी। देश के 75वें स्वाधीनता दिवस समारोहों के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत सरकार अनेक गतिविधियों का आयोजन कर रही है। इस अवसर को जन उत्सव के रूप में मनाते हुए आकाशवाणी समाचार स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर विशेष प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। अमृत महोत्सव को इसका कल का प्रश्न था, उस 16 वर्षीय तमिल बालिका का नाम बताएं जिसने दक्षिण अफ्रीका में उपनिवेशवाद के खिलाफ संघर्ष में अपने प्राण न्यौछावर किए और जिसे महात्मा गांधी ने सत्याग्रह की प्रेरणा कहा था। इस प्रश्न का सही उत्तर है थिलैयाड़ी वलियामई। आकाशवाणी समाचार को बड़ी संख्या में देश विदेश के श्रोताओं से इस प्रश्न का उत्तर मिला है। भाग्यशाली विजेता हैं राजस्थान में उदयपुर के न्यू फतेहपुरा के डॉक्टर किशोर कुमार पाहुजा। मैं डॉक्टर किशोर कुमार पाहुजा उदयपुर राजस्थान से। मैं आकाशवाणी और विविध भारती के लगभग सभी कार्यक्रम नियमित रूप से सुनता हूं। देश की स्वतंत्रता के 75 वर्ष के अवसर पर आकाशवाणी जो आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम प्रसारित करती है वह काफी ज्ञानवर्धक है और उसमें स्वतंत्रता के बारे में विभिन्न जानकारियां प्राप्त होती रहती हैं। मुझे आज इस पहली में पुरस्कार पाकर बहुत अच्छा लग रहा है। धन्यवाद। और अब अमृत महोत्सव क्विज का 94वां प्रश्न। आज का प्रश्न है, उस स्वतंत्रता सेनानी का नाम बताएं जो भारतीय सहकारिता आंदोलन के प्रणेता के रूप में जाने जाते हैं। वे स्वतंत्र पार्टी और अंतर्राष्ट्रीय कृषि उत्पादक परिसंघ के भी संस्थापक सदस्यों में शामिल थे। प्रश्न एक बार फिर सुन लें। उस स्वतंत्रता सेनानी का नाम बताएं जो भारतीय सहकारिता आंदोलन के प्रणेता के रूप में जाने जाते हैं। वे स्वतंत्र पार्टी और अंतर्राष्ट्रीय कृषि उत्पादक परिसंघ के संस्थापक सदस्यों में भी शामिल थे। श्रोता अपने उत्तर व्हाट्सएप नंबर 8826546262 पर भेज सकते हैं या हमें इस पते पर ईमेल कर सकते हैं amritmahotsav@prasarbharati.gov.in। पता एक बार फिर सुन लें। व्हाट्सएप नंबर है 8826546262 और ईमेल पता है amritmahotsav@prasarbharati.gov.in। एक भाग्यशाली प्रतिभागी को विजेता चुना जाएगा और कल के समाचार प्रभात में उनके नाम की घोषणा की जाएगी। विजेता को ई प्रमाण पत्र और पुरस्कार दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल गुजरात में गांधीनगर के महात्मा मंदिर में डिजिटल इंडिया वीक 2022 का उद्घाटन किया। इसका विषय देश को डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान की अर्थव्यवस्था में बदलने के लिए नए भारत की तकनीक को उत्प्रेरित करना है।
प्रधानमंत्री मोदी ने डिजिटल इंडिया भाषिणी का भी शुभारंभ किया। इससे लोगों को स्थानीय भाषाओं में इंटरनेट और डिजिटल सेवाएं आसानी से मिल सकेंगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन योजनाओं के लिए कुल 750 करोड़ रुपए के बजट की परिकल्पना की गई है। डिजिटल इंडिया अभियान में नए आयाम जुड़े हैं, नई टेक्नोलॉजी का समावेश हुआ है। जो नए प्लेटफॉर्म, नए प्रोग्राम लॉन्च हुए हैं, वो इसी श्रृंखला को आगे बढ़ा रहे हैं। छोटी छोटी वीडियो में देखा, माई स्कीम हो, भाषिणी भाषा दान हो, डिजिटल इंडिया जेनेसिस हो, चिप्स टू स्टार्टअप प्रोग्राम हो, या बाकी सारे प्रोडक्ट्स, ये सारे ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को मजबूती देने वाले हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि डिजिटल इंडिया कार्यक्रम में सरकार को आम लोगों तक पहुंचाया है। डिजिटल इंडिया वीक 2022 कार्यक्रम नागरिकों के जीवन को सुगम बनाने वाले आधार, यूपीआई, कोविन और डिजी लॉकर जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म को प्रदर्शित कर रहा है। इस कार्यक्रम में स्टार्टअप, सरकारी प्रतिनिधि और उद्योग और शिक्षा जगत के विशेषज्ञ भाग ले रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने स्टार्टअप्स और यूनिकॉर्न से जुड़े लोगों से बातचीत की। डिजिटल इंडिया वीक 2022 में 7 जुलाई से 3 दिवसीय अनुकूलन कार्यक्रम इंडिया स्टैक नॉलेज एक्सचेंज, भारत स्टैक और भारत के डिजिटल उत्पादों और सेवाओं का प्रदर्शन का आयोजन भी किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत चौथी औद्योगिक क्रांति में विश्व का मार्गदर्शन कर रहा है। समय के साथ जो देश आधुनिक टेक्नोलॉजी को नहीं अपनाता, समय उसे पीछे छोड़कर आगे निकल जाता है और वो वहीं का वहीं रह जाता है। तीसरी औद्योगिक क्रांति के समय भारत इसका भुक्तभोगी रहा है, लेकिन आज हम ये गर्व से कह सकते हैं कि भारत चौथी औद्योगिक क्रांति इंडस्ट्री 4.0 आज भारत गर्व से कह सकता है कि हिंदुस्तान दुनिया को दिशा दे रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के डिजिटल इंडिया अभियान ने सिद्ध किया है कि मानवता के लिए प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल कितना क्रांतिकारी है। श्री मोदी ने कहा कि 10 साल पहले लोगों को हर काम के लिए कतार में खड़ा होना पड़ता था, लेकिन अब ये सब काम ऑनलाइन हो गए हैं। आज जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो आपको महसूस होता है कि इन 7-8 सालों में डिजिटल इंडिया ने हमारा जीवन कितना आसान बना दिया है। जो हमारी युवा पीढ़ी है, जिसका जन्म 21वीं सदी में हुआ है, उनके लिए तो आज डिजिटल लाइफ बहुत कूल लगती है, फैशन स्टेटमेंट लगता है उनको। लेकिन सिर्फ 8-10 साल पहले की स्थितियों को याद कीजिए। बर्थ सर्टिफिकेट लेने के लिए लाइन, बिल जमा करना है तो लाइन, राशन के लिए लाइन, एडमिशन के लिए लाइन, रिजल्ट और सर्टिफिकेट के लिए भी लाइन, बैंकों में लाइन। इतनी सारी लाइनों का समाधान भारत ने ऑनलाइन होकर कर दिया। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत पिछले 6 वर्ष में विश्व की सबसे विशाल स्टार्टअप व्यवस्था वाला देश बन गया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने स्टार्टअप के लिए नियंत्रक के बजाय उत्प्रेरक के रूप में काम किया है। कल नई दिल्ली में स्टार्टअप व्यवस्था को सहयोग से संबंधित 2021 की राज्यों की तीसरी रैंकिंग के परिणाम जारी करने के अवसर पर श्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत को विश्व में शीर्ष स्टार्टअप व्यवस्था बनना है। राज्यों की रैंकिंग में गुजरात और कर्नाटक श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों के रूप में उभरे हैं। 16वें उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए नामांकन अधिसूचना आज जारी होगी। 19 जुलाई तक पर्चे भरे जा सकेंगे। उपराष्ट्रपति का चुनाव 6 अगस्त को होगा। उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के सदस्यों का निर्वाचक मंडल करता है। उपराष्ट्रपति चुनाव के निर्वाचक मंडल में राज्यसभा के 233 निर्वाचित सदस्य तथा 12 मनोनीत सदस्य और लोकसभा के 543 निर्वाचित सदस्य शामिल हैं। इस प्रकार निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के कुल 788 सदस्य शामिल हैं। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू का कार्यकाल 10 अगस्त को समाप्त हो रहा है। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण ने महाराष्ट्र में अमरावती के दवा विक्रेता उमेश कोल्हे की हत्या में शामिल सभी आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। सभी 7 आरोपियों को कल अमरावती अदालत के समक्ष पेश किए जाने के बाद 4 दिन के ट्रांजिट रिमांड पर भेजा गया। अभियुक्तों को 8 जुलाई को या इससे पहले
राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण की मुंबई अदालत के समक्ष पेश किया जाएगा। अमरावती पुलिस ने अब तक कथित मुख्य षड्यंत्रकारी शेख इरफान सहित 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। एक और संदिग्ध शमीम अहमद की तलाश की जा रही है। 21 जून को 3 लोगों ने चाकू से उमेश कोल्हे पर हमला किया था। बाद में अस्पताल में उमेश की मौत हो गई। छानबीन से पता चला कि नुपुर शर्मा के पोस्ट के सिलसिले में इस हत्या को अंजाम दिया गया। आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, डिजिटल इंडिया ने सरकार को आम लोगों तक पहुंचाया। कहा, भारत चौथी औद्योगिक क्रांति में विश्व का मार्गदर्शन कर रहा है। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए नामांकन अधिसूचना आज जारी होगी। महाराष्ट्र में अमरावती अदालत ने उमेश कोल्हे हत्याकांड मामले में 7 आरोपियों को एनआईए की हिरासत में भेजा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने दिसंबर 2021 और जून 2022 के लिए एकीकृत यूजीसी नेट 2022 परीक्षा कार्यक्रम जारी किया। होटल और रेस्तरां खाने के बिल पर सर्विस चार्ज नहीं ले सकेंगे। मौसम विभाग ने मध्य भारत और पश्चिमी तटवर्ती क्षेत्रों में भारी वर्षा की चेतावनी दी। शिकागो में अमेरिका के स्वतंत्रता दिवस परेड के दौरान गोलीबारी में 6 लोगों की मौत और 24 घायल। भारतीय महिला मुक्केबाज अल्फिया पठान और गीतिका ने कजाखस्तान के नूर सुल्तान में एलॉर्डा कप में स्वर्ण पदक जीता। भारत की सानिया मिर्जा और क्रोएशिया के माते पाविच की जोड़ी विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट के मिक्स्ड डबल्स के सेमीफाइनल में पहुंची और भारत ने महिला एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला के दूसरे मैच में श्रीलंका को 10 विकेट से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला में 2-0 की बढ़त बनाई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नेट 2022 परीक्षा का दिसंबर 2021 और जून 2022 का एकीकृत कार्यक्रम जारी कर दिया है। परीक्षाएं 9 जुलाई से शुरू होंगी। एनटीए ने 9 जुलाई 2022 के परीक्षा कार्यक्रम के लिए कल यूजीसी नेट परीक्षा स्लिप जारी की। परीक्षा की अन्य तिथियों के लिए परीक्षा केंद्र स्लिप अभी जारी नहीं की गई है। एनटीए ने जुलाई 9, 11 और 12 को होने वाली परीक्षाओं का यूजीसी नेट कार्यक्रम जारी कर दिया है। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि कोई भी होटल या रेस्तरां खाने के बिल में किसी भी तरह सर्विस चार्ज यानी सेवा प्रभार नहीं जोड़ सकता। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण अधिकरण ने अनुचित व्यापार प्रचलन और उपभोक्ता अधिकारों का उल्लंघन रोकने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इन दिशा निर्देशों में कहा गया है कि किसी भी अन्य नाम से सेवा प्रभार वसूला नहीं जाएगा। होटल या रेस्तरां उपभोक्ता को सर्विस चार्ज के भुगतान के लिए बाध्य नहीं कर सकते। उन्हें स्पष्ट रूप से ये बताना होगा कि ये प्रभार स्वैच्छिक, वैकल्पिक और उपभोक्ता की इच्छा पर है। दिशा निर्देशों में आगे कहा गया है कि सेवा प्रभार के आधार पर प्रवेश और सेवा प्रावधानों पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं होगा। किसी भी हालत में इसे खाने के बिल में शामिल कर और कुल राशि पर जीएसटी लगाकर वसूला नहीं जाएगा। मंत्रालय ने कहा है कि इन नियमों का उल्लंघन करने वाले होटल या रेस्तरां के खिलाफ राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। इसके लिए नंबर 1915 पर या हेल्पलाइन के मोबाइल ऐप पर कॉल करना होगा। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि ई-दाखिल पोर्टल के माध्यम से अनुचित व्यापार तरीकों के बारे में उपभोक्ता आयोग में भी शिकायत की जा सकती है। इसके अलावा संबंधित जिले के मैजिस्ट्रेट से शिकायत दर्ज की जा सकती है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू एनडीए के सहयोगी दलों के नेताओं का समर्थन प्राप्त करने के लिए आज पटना का दौरा करेंगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात के अलावा श्रीमती मुर्मू एनडीए में सहयोगी दलों के सांसदों और विधायकों के साथ बैठक करेंगी। बिहार में एनडीए के सहयोगी नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले जनता दल यूनाइटेड और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के नेतृत्व वाले हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेक्यूलर ने श्रीमती मुर्मू को समर्थन देने की घोषणा की है। जमुई से लोकसभा सांसद चिराग पासवान और उनकी पार्टी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास तथा केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी ने भी श्रीमती मुर्मू को समर्थन देने की घोषणा की है। राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान 18 जुलाई को होगा।
दिल्ली विधानसभा ने 2 दिन के विशेष सत्र के पहले दिन कल वेतन भत्ते और पेंशन संशोधन विधेयक 2022 पारित कर दिया। ये विधेयक मंत्रियों, विधानसभा सदस्यों, मुख्य सचेतक, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा नेता विपक्ष के वेतन और भत्तों को 54,000 से बढ़ाकर 90,000 रुपए करने का प्रावधान करता है। इसके साथ ही सदस्यों की पेंशन में भी वृद्धि हो जाएगी। पारित होने के बाद विधेयक राष्ट्रपति के पास स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा। अमेरिका के इलिनॉयस में शिकागो के बाहरी उपनगर में कल स्वतंत्रता दिवस परेड के दौरान गोलीबारी में 6 लोग मारे गए और 24 से अधिक घायल हुए। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि 18 से 20 वर्ष की आयु के हमलावर की तलाश जारी है। गोलीबारी की आवाज सुनते ही हाईलैंड पार्क में परेड रोक दी गई। स्थानीय पुलिस कमांडर ने बताया कि घटनास्थल से एक बंदूक बरामद की गई है। पुलिस के अनुसार संदिग्ध हमलावर ने नजदीक के घर की छत से गोलियां चलाई। हाईलैंड पार्क के मेयर ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस समारोह के आयोजन को रद्द कर दिया गया है और लोगों को इस क्षेत्र में नहीं जाने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग ने देश के मध्यवर्ती और पश्चिमी तटवर्ती क्षेत्रों में अगले 5 दिन तक तेज वर्षा की चेतावनी दी है। मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र, गोवा, तटवर्ती कर्नाटक और केरल में अत्यधिक तेज वर्षा का अनुमान है। इस बीच मुंबई के क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र ने अगले 4 दिन में कोंकण, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। मराठवाड़ा के कुछ जिलों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने के साथ मध्यम वर्षा की संभावना है। मछुआरों को सलाह दी गई है कि वे महाराष्ट्र, गोवा समुद्र तट के किनारे समुद्र में न जाएं। कोंकण में आज सुबह से ही भारी बारिश जारी है। कोल्हापुर में कम से कम 2 नदियां खतरे के निशान के आसपास बह रही हैं। किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए स्थानीय प्रशासन की सहायता के लिए एनडीआरएफ की 5 टीमों को मुंबई में, एक नागपुर, चिपलूण और महाड़ जिले में तैनात किया गया है। एक रिपोर्ट। रायगढ़ और रत्नागिरी जिलों में भारी बारिश के कारण कुछ नदियां चेतावनी के स्तर पर पहुंच गई हैं। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने एहतियात बरतने के निर्देश दिए हैं। कुंडलिका नदी चेतावनी के स्तर को पार कर चुकी है और अंबा, सावित्री, पातालगंगा और उल्हास नदियों का जलस्तर चेतावनी स्तर से थोड़ा नीचे है। मुख्यमंत्री ने जिला कलेक्टर और जल संसाधन विभाग को सतर्क रहने और उचित सावधानी बरतने का भी निर्देश दिया है। इस बीच आईएमडी ने मुंबई, ठाणे, रायगढ़, पालघर, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, पुणे, नासिक, कोल्हापुर और सतारा जिलों में भारी बारिश की भविष्यवाणी की है। इसके अलावा मराठवाड़ा के कुछ जिलों में मध्यम बारिश होने की संभावना है। किसी भी अप्रिय घटना से बचने और स्थानीय प्रशासन की सहायता के लिए एनडीआरएफ की 5 टीमों को मुंबई में और एक टीम नागपुर, चिपलून और महाड़ जिले में तैनात किया गया है। देवप्रिय भट्टाचार्य की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज। इस बीच दिल्ली और कोलकाता तथा चेन्नई में बादल छाए रहने और 1-2 स्थानों पर वर्षा या गरज के साथ बौछार पड़ने की संभावना है। श्रीनगर, जम्मू और मुजफ्फराबाद में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे या गरज के साथ बारिश हो सकती है। लेह और गिलगित में बादल छाए रहेंगे। गुवाहाटी, इम्फाल, अगरतला, गंगटोक, कोहिमा, शिलंग, ईटानगर और आइजोल में आमतौर पर आसमान में बादल छाए रहेंगे। और अब खेल समाचार। भारतीय महिला मुक्केबाज अल्फिया पठान और गीतिका ने कजाकिस्तान के नूर सुल्तान में एलोर्डा कप में स्वर्ण पदक जीते हैं। 2 अन्य भारतीय महिला मुक्केबाज कलाइवानी श्रीनिवासन और जमुना बोरो को रजत पदक मिला है। टूर्नामेंट में भारत ने कुल 14 पदक जीते। भारत की सानिया मिर्जा और क्रोएशिया के माते पाविच की जोड़ी विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट के मिक्स्ड डबल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। क्वार्टर फाइनल में सानिया और पाविच की जोड़ी ने कनाडा की गैब्रिएला द्राबोवस्की और ऑस्ट्रेलिया के जॉन पियर्स की जोड़ी को हराया। पुरुष सिंगल्स में राफेल नडाल, टेलर फ्रिट्ज, नोवाक जोकोविच क्वार्टर फाइनल में पहुंच चुके हैं। महिला सिंगल्स में सिमोना हालेप, एलिना रायबाकीना भी क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। भारत ने पल्लेकल में महिला 1 दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला के दूसरे मैच में मेजबान श्रीलंका को 10 विकेट से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला पर 2-0 से कब्जा कर लिया। तीसरा और अंतिम 1 दिवसीय मैच बृहस्पतिवार को कैंडी में खेला जाएगा। भारत श्रीलंका से T20 श्रृंखला पहले ही जीत चुका है। और अब बात हॉकी की। नीदरलैंड्स में FIH हॉकी विश्व कप में पूल बी के दूसरे मैच में आज भारतीय टीम का मुकाबला चीन से होगा। भारत का पहला मैच इंग्लैंड से 1-1 और चीन का न्यूजीलैंड से 2-2 पर ड्रॉ रहा था। खेल डेस्क। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर।
आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के संग एक राष्ट्र का उदय। भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में शामिल है। आकाशवाणी से हम रोजाना प्रस्तुत कर रहे हैं इस संघर्ष की झलक। के निवासी थे। उन्होंने 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अपने क्षेत्र के लोगों के साथ मिलकर अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी। उन्होंने अपने पड़ोसियों को हथियार उठाने और अंग्रेजों पर आक्रमण करने तथा विदेशी शासन को उखाड़ने के लिए प्रोत्साहित किया। नासिक के निकट हमले के दौरान कंपनी की सेना ने खान को गिरफ्तार कर लिया। उन पर राजद्रोह और अंग्रेजी शासन से बगावत करने के आरोप लगाए गए। खान को आजीवन कैद की सजा के साथ अंडमान द्वीप निर्वासित कर दिया गया। 5 जुलाई 1859 को जेल में ही बुधू खान की मृत्यु हो गई। वीर बलिदानी बुधू खान को हमारा शत शत। मुखर्जी को भी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। वे बंगाल में नादिया के निवासी थे। तारादास नादिया के क्रांतिकारी – 1930 को 6 महीने की जेल की सजा सुना दी गई। जेल में तारादास को कठोर शारीरिक और मानसिक यातनाएं दी गईं। इससे तंग होकर तारादास ने 5 जुलाई 1933 को आत्महत्या कर ली। धरती मां के इस महान सपूत तारादास मुखर्जी को हमारा शत शत नमन। दुर्गा मल को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। वे हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला के निवासी थे। पहले दुर्गामल ब्रिटिश भारत सेना की गोरखा राइफल्स में हवलदार थे। बाद में वे 1942 में सिंगापुर में आजाद हिंद फौज में भर्ती हो गए। उन्हें गोरखा विशेष टुकड़ी का कैप्टन बनाया गया। गोपनीय मिशन के दौरान दुर्गा मल ने भारत बर्मा सीमा से असम में प्रवेश किया, लेकिन अंग्रेजों ने उन्हें पकड़ लिया। ब्रिटिश राज के विरुद्ध युद्ध छेड़ने के आरोप में 5 जुलाई 1944 को उनका कोर्ट मार्शल किया गया और मौत की सजा सुनाई गई। 25 अगस्त 1944 को दिल्ली के जिला कारागार में उन्हें फांसी दे दी गई। अमर बलिदानी दुर्गा मल को हमारा शत शत नमन। इसके
साथ ही ये कड़ी यहीं संपन्न होती है। आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के संग कल फिर मिलेंगे एक नई कड़ी के साथ। उत्तर प्रदेश में आज विशाल पौधारोपण अभियान शुरू किया जाएगा। एक रिपोर्ट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चित्रकूट की करवी रेंज में पौधारोपण करेंगे। वहीं प्रदेश के गवर्नर आनंदीबेन पटेल और राज्य के पर्यावरण मंत्री केपी मलिक लखनऊ में कुकरेल में पौधा लगाकर इस अभियान की शुरुआत करेंगे। राज्य सरकार के विभिन्न मंत्री और सांसद भी प्रदेश के सभी 75 जिलों में पौधारोपण कार्यक्रमों में शामिल होंगे। राज्य सरकार ने इस वृक्षारोपण अभियान को इस बार 4 हिस्सों में बांटा है, जिनमें से सबसे प्रमुख कार्यक्रम आज है, जब पूरे प्रदेश भर में 25 करोड़ पौधे लगाए जाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा ये अभियान 6 जुलाई और 7 जुलाई को भी चलेगा, जहां प्रतिदिन 2.5 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य है और कुल 5 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। आजादी के अमृत महोत्सव की श्रृंखला में 15 अगस्त को प्रदेश की हर ग्राम पंचायत में 75 पौधे लगाने का लक्ष्य है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। और मनोज, अब आप बताएं आज के समाचार पत्रों में क्या विशेष है? जी चंद्रिका, महाराष्ट्र में कई दिन तक चली राजनीतिक उठापटक के बाद एकनाथ शिंदे के विश्वास मत प्राप्त करने की खबर आज अधिकांश अखबारों की सुर्खियां बनी है। नवभारत टाइम्स ने लिखा है, शिंदे पर विश्वास, फाइनल भी पास। प्रधानमंत्री के इस बयान को कई अखबारों ने प्रमुखता दी है कि डिजिटल इंडिया में कतारें खत्म, 100 से अधिक सेवाएं ऑनलाइन। उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया आज से शुरू होने को राष्ट्रीय सहारा ने प्रमुखता दी है। दैनिक भास्कर ने स्टार्टअप रैंकिंग में गुजरात और कर्नाटक के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन पर विस्तार से चर्चा की है। हिंदुस्तान, दैनिक भास्कर और दैनिक जागरण ने दिल्ली के विधायकों, मंत्रियों के वेतन बढ़ोतरी का बिल पास किए जाने की खबर को बड़े अक्षरों में दिया है। लिखा है, विधायकों का वेतन 90,000 होगा। अमर उजाला ने लिखा है, राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद वृद्धि लागू होगी। अग्निपथ योजना में बेटियों का उत्साह भी पहले पन्ने की खबर बना है। अमर उजाला लिखता है, नौसेना में भर्ती के लिए 10,000 से ज्यादा बेटियों ने कराया पंजीकरण। लोक सत्य ने लिखा है, नौसेना का पोर्टल खुलते ही 3 दिन में 10,000 बेटियों ने अग्निपथ का रास्ता चुना। नवभारत टाइम्स की खबर है, किसी भी तरह के जैमर, जीपीएस ब्लॉकर, सिग्नल बूस्टर या सिग्नल जैमिंग डिवाइस का निजी तौर पर इस्तेमाल करना अब पूरी तरह से गैर कानूनी। ऐसे उपकरणों की मार्केटिंग, सप्लाई, बिक्री नहीं की जा सकती। होटल और रेस्टोरेंट ग्राहकों से अब सर्विस चार्ज यानी सेवा शुल्क नहीं वसूल सकेंगे। उपभोक्ता मंत्रालय ने जारी किए दिशा निर्देश। ये खबर जनसत्ता, हरिभूमि और अमर उजाला के पहले पन्ने पर है। लोक सत्य ने मानसून सक्रिय होने की खबर दी है। हिंदुस्तान ने लिखा है, दिल्ली में कल तेज बारिश के आसार, ऑरेंज अलर्ट। बुलेटिन समाप्त होने से पहले अमृत महोत्सव क्विज का आज का प्रश्न एक बार फिर सुन लें। उस स्वतंत्रता सेनानी का नाम बताएं जो भारतीय सहकारिता आंदोलन के प्रणेता के रूप में जाने जाते हैं। वे स्वतंत्र पार्टी और अंतर्राष्ट्रीय कृषि उत्पादक परिसंघ के संस्थापक सदस्यों में भी शामिल थे। आप अपने उत्तर व्हाट्सएप नंबर 8826546262 पर भेज सकते हैं या हमें इस पते पर ईमेल कर सकते हैं amritmahotsav@prasarbharati.gov.in। आकाशवाणी के साथ अमृत महोत्सव क्विज में भाग लें और स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के आयोजनों में शामिल हों। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, डिजिटल इंडिया ने सरकार को आम लोगों तक पहुंचाया। कहा, भारत चौथी औद्योगिक क्रांति में विश्व का मार्गदर्शन कर रहा है। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए नामांकन अधिसूचना आज जारी होगी। महाराष्ट्र में अमरावती अदालत ने उमेश कोल्हे हत्या मामले में 7 आरोपियों को एनआईए की हिरासत में भेजा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने दिसंबर 2021 और जून 2022 के लिए एकीकृत यूजीसी नेट 2022 परीक्षा कार्यक्रम जारी किया। होटल और रेस्तरां खाने के बिल पर सर्विस चार्ज नहीं ले सकेंगे। मौसम विभाग ने मध्य भारत और पश्चिमी तटवर्ती क्षेत्रों में भारी वर्षा की चेतावनी दी। शिकागो में अमेरिका के स्वतंत्रता दिवस परेड के दौरान गोलीबारी में 6 लोगों की मौत और 24 घायल। और भारतीय महिला मुक्केबाज अल्फिया पठान और गीतिका ने कजाकिस्तान के नूर सुल्तान में स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।